हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए मिशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में हम दूसरे अध्याय की बात कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये क्या था, पाठ का नाम था। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे बहुत ही प्यारा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहले भाई, जो हमारा YouTube चैनल है लक्ष्य CE, इसमें आप सभी का स्वागत है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें पढ़े सामाजिक विज्ञान, मैथ, फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं और इंग्लिश, सभी वीडियो इसी क्लास में, इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें पढ़े कक्षा 10 से संबंधित जो यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए हमसे। तो सबसे पहला हमने बताया, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें हम बहुत ही साधारण भाषा में इसको समझेंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं कि हमने बताया था कि कोई भी चैप्टर हो उसको पढ़ने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए दो बातों को। सबसे पहला, पाठ का नाम क्या है, और दूसरा, पिछले चैप्टर से मिलता जुलता तो नहीं है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मिलता जुलता चैप्टर हो तो हमें पिछले चैप्टर से जोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें पाठ पढ़ने और समझने में बहुत ही आसानी होगी और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए तो हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला काम कि सबसे पहला काम कि आपके चारों तरफ बहुत सारे कार्य हो रहे होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जहां पर आप रहते हो उसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत से कार्य होते देख रहे होंगे। जैसे खेत में काम करते हुए व्यक्ति को देखा होगा, और जैसा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मजदूर होंगे, कुछ चीजें बना रहे होंगे, और खेती का कार्य होते देखा होगा, खेत में कार्य होते देखा होगा, टीचर को पढ़ाते हुए देखा होगा। ये सारे कार्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। ये क्या है, क्षेत्रक हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली सभी गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। जितने भी साधन हैं धन कमाने के लिए, धन या पैसा कमाने के लिए जितने भी साधन हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। जितने भी साधन हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये सभी साधन क्या कहलाते हैं, ये सभी संसाधन आर्थिक अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्थिक। जितनी भी गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से क्या करते हैं, धन कमाते हैं। आर्थिक गतिविधियों के प्रकार देखो, आर्थिक गतिविधियों के प्रकार 3 होते हैं। नंबर 1, गतिविधि की प्रकृति के आधार पर
प्रकृति के आधार पर जो हमारी प्रकृति है, जिसमें प्रकृति में पेड़ पौधे और मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी चीजें आती हैं। ये क्या है? सभी प्राकृतिक चीजें हैं। प्राकृतिक चीजें में खेती करना, ये भी क्या है? प्राकृतिक है। और ये सभी क्या है? प्राकृतिक, प्रकृति में है। और खदान, ये सभी क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं। जैसे पानी हो गया, डीजल, पेट्रोल, ये सभी क्या है? प्रकृति के माध्यम से दिए जाते हैं। तो ये हमारे प्राकृतिक हो गए। और रोजगार की स्थिति के आधार पर जो हमें रोजगार मिलता है कार्य करने के लिए, और समितियों के आधार पर, तो अब हम समझ लेते हैं। अब देखो गतिविधि के प्रकार, गतिविधि के प्रकृति के आधार पर प्रकार कितने होते हैं? जो गतिविधि प्रकृति के आधार पर कितने होते हैं? तो नंबर 1 होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। तो समझ लेते हैं। रोजगार की स्थिति के आधार पर, रोजगार की स्थिति के आधार पर तो एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र, ये क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। तो इसमें हमने कौन कौन से बताए? तो पहला हमने बताया क्या? आर्थिक, आर्थिक 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 गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों आर्थिक गतिविधियों, तो इसमें तो इसके देखो प्रकार, क्या? इसके प्रकार। तो नंबर 1 होता है गति विधि, गतिविधि की प्राकृतिक प्रकृति, प्रकृति के आधार। और नंबर 2 होता है रोजगार, रोजगार स्थिति, रोजगार स्थिति के आधार। और नंबर 3 होता है स्वामित्व, 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 स्वामित्व के आधार पर। तो ये 3 होते हैं। एक होता है गतिविधि की प्रकृति के आधार पर, नंबर 2 रोजगार स्थिति के आधार पर, जो रोजगार की स्थिति है उसके आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर। ये 3 होते हैं। तब
तो इसमें जो पहला है वो होता है रोजगार स्थिति गतिविधि के, इसमें जो पहला है गति विधि के प्रकृति के आधार पर, तो इसमें दो होते हैं। तो नंबर एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, और नंबर दो होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। ये क्या होते हैं? दो होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, ये दो होते हैं। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, तो इनको बाद में समझेंगे। आगे तो एक दूसरा है, इसमें दो हो गए। अब देखो रोजगार की स्थिति रोजगार स्थिति के आधार, रोजगार स्थिति के आधार पर। अब देखो इसमें दो होते हैं, इसमें कितने होते हैं? दो। तो नंबर एक होता है संगठित, एक होता है संगठित और दूसरा होता है असंगठित। ये दो होते हैं, एक होता है संगठित, इसमें होता है एक असंगठित। ये दो होते हैं, एक होता है संगठित तथा एक असंगठित। अब आगे देखते हैं, एक होता है स्वामित्व, तो अब एक इसमें होता है तीसरा नंबर। देखो जो हमने बताया था स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर, तो नंबर एक होता है इसमें निजी क्षेत्र, एक होता है निजी क्षेत्र, और नंबर दो होता है इसमें नंबर दो होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र। तो ये दो होते हैं, एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। अब आगे देखो बेटा, आगे है गतिविधि की प्रकृति के आधार पर गतिविधि प्रकृति के आधार बताया। इसमें हम बता रहे थे, इसमें
की गतिविधि की प्रकृति के आधार पर गतिविधि प्रकृति के आधार पर, तो इसमें भारत में किसमें भारत में तो एक होता है, इसमें एक होता है प्राथमिक, नंबर 1 प्राथमिक, और नंबर 2 द्वितीयक प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। कौन सा? तृतीयक क्षेत्र। तो ये 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब देखो बंद करो आगे देखो बच्चों, ये है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है, उत्पादन के संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आएगा। तो इसका देखो उत्तर में है, आर्थिक गतिविधियों को विभाजित करने का एक तरीका ये है कि परस्परियों के स्वामित्व को और सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें है आर्थिक गतिविधियों को विभाजित करने का एक तरीका ये है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको विभाजित करने के लिए एक तरीका ये है कि परिसंपत्तियों के स्वामित्व और सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस आधार पर वे 2 प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। नंबर 1 सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र। ये कितने होते हैं? एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र, एक होता है निजी क्षेत्र। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र में, जो सार्वजनिक क्षेत्र है इनमें उत्पादन तथा वितरण के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जो निजी क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें क्या है, जो जितने भी संसाधन है जो सरकार के माध्यम से हमें दिए जाते हैं, इसमें क्या है, सरकार का अधिकार है, वो हमसे छीन सकती है और सरकार ही सब सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसमें क्या करती है, जो सरकार है ये सभी सुविधाएं क्या करती है, हम तक उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? उपलब्ध कराती है। जैसे सरकारी अस्पताल हो गए और सरकारी सड़कें हो गई जो सरकार के द्वारा बनवाई गई, और सरकारी विद्यालय हो गए जो सरकार के द्वारा, जो हमें राशन मिलता है सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये सभी चीजें किसके द्वारा है? सरकार के द्वारा है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, लाभ कमाना नहीं। इससे क्या होता है, सरकार को कोई लाभ नहीं होता है। ये क्या है? जनसेवा। ये होता है जनसेवा। जो लोग हैं, भारत कोई भी देश हो, वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको ये सेवाएं उपलब्ध कराना, ये क्या है? जनसेवा है। इसमें क्या कर रही है? सेवा कर रही सरकार। किसकी सेवा कर रही है? जनता की। देखो सरकारें सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो, टैक्स या अन्य तरीकों से करती हैं।
जो इसकी भरपाई, क्योंकि सरकार के पास पैसा आता कहां से है, जब ये क्या करती है सरकार, हमसे टैक्स के रूप में हमसे वसूलती है, जितनी भी सुविधाएं देती है उसकी भरपाई कैसे करती है, हमसे वसूल कर तभी क्या करती है। जैसे रेलवे में क्या होता है, रेलवे क्या है, ये भी क्या सरकार के अंडर में है। रेलगाड़ियां जो चलती हैं इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है, और इसके द्वारा मालगाड़ियों के द्वारा क्या करते हैं, सामान ढोते हैं। और डाक व्यवस्था, जो डाक व्यवस्था है, डाकिये के द्वारा क्या पहुंचाना, पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये क्या है, सरकारी व्यवस्था है। और बैंक जितनी भी हो गई, जैसे पंजाब, बड़ौदा, SBI, ये सभी क्या है, बैंकें हैं। ये सभी बैंकें किसके अंडर में कार्य कर रही हैं, ये सरकार के अंडर पर हैं। और बीमा कंपनियां जो हमारा क्या करती हैं, बीमा करती हैं, ये बीमा जो कंपनियां हैं आज ये क्या सार्वजनिक क्षेत्र है के उदाहरण है। इससे क्या होता है, इससे होता क्या है, इससे सरकार को इसकी क्या करती है, भरपाई करती है, जो हमें सुविधा देती है उसकी भरपाई करती है। ऐसे काम को जो देश के हित से जुड़े हैं, ये क्या है, देश के हित के लिए, देश के अच्छे के लिए किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, देश की उन्नति होगी। जब देश की उन्नति होगी उसको करने के लिए ये क्या किए जा रहे हैं, ये सरकार के द्वारा किए गए जा रहे हैं कार्य, जिससे क्या होगा, जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, जिनका क्या होता है, जो प्रभाव है वो क्या होगा पूरे देश में। ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, ये पूरे देश के लिए होते हैं, सरकार के नियंत्रण में ही रहते हैं। ये क्या होते हैं, सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि सरकार ही इन्हें क्या करती है, कंट्रोल करती है। और देखो जो निजी क्षेत्र है, अब देखो निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियां पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों पर ही होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ पर होती है, या किसी कंपनी, जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये क्या निजी किसी एक व्यक्ति के हाथ में भी हो सकती है। जैसे निजी क्षेत्र में गतिविधियों पर का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इन कंपनियों का क्या होता है, जो निजी क्षेत्र होते हैं उनसे क्या होता है, ये लाभ के लिए होती है। इससे क्या होता है, लोगों को अगर लाभ होगा तभी कंपनियां डालेंगे, अगर उनको लाभ नहीं होगा तो वो कंपनियां नहीं डालते हैं। जिनकी सेवाओं से प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामित्व और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है, इन कंपनियों को क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये क्या है, लिमिटेड कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये क्या है, लिमिटेड कंपनी है। ये भी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी ये कंपनियां निजी स्वामित्व में है। ये क्या है, किसी एक व्यक्ति के हाथ पर हैं, एक ही व्यक्ति इनका मालिक है। जब एक व्यक्ति इनका मालिक है, अधिकांश गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। और क्या है, अधिकांश गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है, इन पर वह करने की अनिवार्यता भी सरकार की। जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो स्वास्थ्य संबंधित हैं और जो सुविधाएं हैं ये क्या करती है, सरकार उपलब्ध कराती है। और कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, सरकार का समर्थन होता है तभी ये कंपनियां चल पाती हैं। अगर इन पर सरकार समर्थन न करे तो ये कंपनियां नहीं चलेंगी। निजी क्षेत्र पर उन उत्पादनों तथा व्यवसाय को तब तक जारी नहीं रख सकते हैं जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जब तक सरकार इन्हें आदेश नहीं देती है कि तुम ये कंपनी चलाओ, तब तक ये कोई कार्य नहीं कर सकते हैं बिना सरकार के इजाजत के। अब देखो दूसरा प्रश्न है, भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। क्या आप इस कथन से
सहमत हैं? विस्तार से बताइए। इसमें क्या है, विस्तार से बताना है। तथा दूसरा प्रश्न है, भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के लिए कोई 3 कारण बताइए। और तीसरा प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से विभिन्न कैसे है, व्याख्या कीजिए। तथा अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये क्या है, सभी प्रश्न मिलते जुलते प्रश्न हैं। तो इसमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। देखो उत्तर क्या होगा, उत्तर में है भारत में विकास प्रक्रिया से जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। जो भारत में विकास प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, पहले से बेहतर होना, डेवलपमेंट का मतलब हमने बताया था पहले से बेहतर होना। तो इसमें क्या है, जो जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र है इसमें हिस्सेदारी में क्या हुई है, वृद्धि। इससे क्या हुआ, विकास हुआ है। वर्ष 1973, 74 और 2013-14 के बीच में 40 वर्ष में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जो उत्पादन का क्षेत्र है इसमें क्या हुई है, वृद्धि। किंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। तृतीयक क्षेत्र कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं जो सामान को ढोने वाले साधन होते हैं, जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट में जो साधन होते हैं आयात, जैसे रेलगाड़ी, 4 पहिया, ये सभी क्या है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, सामान को ढोते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ये क्या आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में। और जैसे हो गए डॉक्टर, डॉक्टर भी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और मास्टर, ये भी क्या है, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। वर्ष 1913 व 14 तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। जो तृतीयक क्षेत्र है सबसे बड़ा उत्पादक में क्या हुआ, उभरा। भारत में प्राथमिक क्षेत्र का, भारत में तृतीयक क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। ये कितना महत्वपूर्ण तृतीयक क्षेत्र क्यों है, इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 कारण है, कृषि क्षेत्र में तथा तृतीयक क्षेत्र क्रियाओं के क्षेत्र में विकास हुआ। जो कृषि से संबंधित क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, विकास। अधिक मात्रा में क्या होने लगी, खेती होने लगी। और द्वितीयक क्षेत्र में हमने बताया जहां पर प्राथमिक क्षेत्र से, जैसे क्षेत्र में क्या हुआ, खेत में गेहूं उगाया गया। जब खेत में गेहूं उगाया गया, उसको काटा गया, उसको ये कंपनी तक ले गए, वहां पर उसको हम क्या किया, उसका बिस्किट बनाया। जब बिस्किट बनाया, वहां पर विनिर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जिससे उनसे संबंधित सेवाओं की मांग बढ़ गई। जिससे क्या हुआ, संबंधित जो मांगे थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। भारत जैसे विकासशील देश में इन सुविधाओं व सेवाओं को साथ लोग होटल, पर्यटन, निजी अस्पताल व निजी विद्यालय की मांग शुरू कर देते हैं। साथ ही क्या हुआ, सुविधाओं और सेवाओं के साथ जब इतनी सारी सुविधाएं और विकासशील देश हो गया तो भारत में हुआ क्या, लोग होटल की मांग कर दी। जो हमें रास्ते में मिलते हैं, और पर्यटन, जितने भी घूमने वाले जगह हैं, और निजी अस्पताल और निजी विद्यालय, जिन्हें हम प्राइवेट कहते हैं, मांग की शुरू कर देते हैं, जिससे सेवाओं का क्षेत्र भी विस्तार हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी काफी वृद्धि हुई है। इसमें क्या हो गई, काफी वृद्धि हुई, जिससे जीडीपी में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों व आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र निम्नतः है। तो आगे देखिए, अब देखो तृतीयक क्षेत्र, जो तृतीयक क्षेत्र है इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। जो प्राथमिक तथा द्वितीयक है ये क्या करती हैं, जो तृतीयक क्षेत्र है ये क्या करती है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में क्या करती है, मदद करती है। वो कैसे,
जैसे हमने बताया गाड़ियों के द्वारा सामान को ढोना, क्योंकि गेहूं हम क्या करेंगे, गाड़ी के ही माध्यम से क्या करेंगे, घर तक गाड़ी के ही माध्यम से लाएंगे ढोकर। तो इसमें क्या हुआ, और ढोने का सामान, जो ढोने वाले साधन है वो किसमें आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में। उदाहरण के लिए रेलवे व दूरसंचार हो गया, इसमें रेलवे व दूरसंचार और दुकानदार और वकील, ये सभी क्या तृतीयक क्षेत्र है, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और देखो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, हम प्रकृति संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, जो प्रकृति के द्वारा जो हमें चीजें दी गई हैं, जैसे कृषि और कच्चे तेल, जैसे डीजल पेट्रोल, वस्तुओं का उत्पादन, जिससे क्या हुआ प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र मानते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं और गेहूं की खेती, यह किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जो गेहूं की खेती करते हैं, क्योंकि ये हमें जो गेहूं है ये प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे क्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें प्रकृति या प्राथमिक उत्पादनों को विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे गेहूं से आटा बनाना, यह क्या है, विनिर्माण प्रक्रिया है। बांस एवं सवाई घास के कागज का निर्माण करना, जैसे लकड़ी से कागज बनाना, यह क्या है, विनिर्माण प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए, या संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। हमें अंतर पता करना है कि इसमें संगठित तथा असंगठित में क्या अंतर है, तथा संगठित तथा असंगठित कार्य के क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शोषण को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, या रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए, या आर्थिक गतिविधियों रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं, या संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं के प्रकाश डालिए, या संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आगे देखो, तो इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें देखो अंतर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। संगठित तथा असंगठित में बहुत सारा अंतर है। इन दो क्षेत्रों के तुलना में निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखो, संगठित क्षेत्रक, जो संगठित क्षेत्रक है, ये क्षेत्रक सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। जो संगठित क्षेत्र होते हैं ये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल और सरकारी विद्यालय, इनमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। इसमें जो सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं उनका पालन किया जाता है। यहाँ रोजगार की अवधि की नियमित होती है। जो रोजगार की अवधि है वो क्या होती है, नियमित होती है। इसमें क्या होते हैं, रोजगार मजदूरी करने के जो नियम हैं वो क्या है, निश्चित हैं। इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। इसमें जो सुरक्षा के लाभ हैं इसमें मिलते हैं किसमें, असंगठित क्षेत्र में, कि जो रोजगार हैं, जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको सुरक्षा, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है। जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम कार्य करेंगे। उन्हें सवेतन छुट्टी एवं भविष्य निधि, सेवा अनुदान आदि प्राप्त होता है। उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, जैसे
साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारिक छुट्टी और समय से वेतन मिलता है। जितने भी सरकारी होते हैं उन्हें क्या होता है, समय से वेतन मिलता है। और सरकारी संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण हैं। सरकार के माध्यम से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पर क्या होता है, काम मिलता है। अब देखो असंगठित क्षेत्र, ये क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। इसमें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। जितने भी सरकारी नियम हैं इसमें प्राइवेट संस्थाओं में इनका पालन नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्राइवेट संस्था को चलाते हैं वो नियम अपना स्वयं बनाते हैं, रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। इसमें मजदूरी करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई नियम नहीं होता है, उन्हें समय से छुट्टी नहीं दी जाती है, जो साप्ताहिक छुट्टी है वो नहीं दी जाती है, ये नियम होते हैं। इसके क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती है। जो रोजगार की सुरक्षा है, जो कर्मचारी हैं सुरक्षा उन्हें नहीं बताई जाती है, उन्हें सुरक्षा की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, काम कैसे करना ये बिल्कुल नहीं बताया जाता है। यहाँ सवेतन छुट्टी व भविष्य निधि, सेवानुदान आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है और इसमें छुट्टी नहीं मिलती है, ना ही कोई नियम होता है। इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल हैं। इसमें प्राइवेट में जैसे रोड पर सामान बेचने वाले जो मजदूर हैं, जो क्या करते हैं, अपने पेट को पालने के लिए क्या करते हैं, रोड पर सब्जी बेचते हैं, अन्य सामान बेचते हैं। और जैसे कबाड़ उठाने वाले होते हैं व्यक्ति, वो भी क्या है, प्राइवेट संस्था में आते हैं। अब देखो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सुझाव। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सुझाव निम्न है। जो श्रमिक हैं उन पर जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो देखो कैसे हम रोकेंगे। असंगठित श्रम के क्षेत्र में कोई तरह के कार्य और व्यवसाय होने के कारण इस क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें चिन्हित करना सबसे बड़ी चुनौती है। उसके लिए व्यापक, तो इसमें देखो असंगठित श्रम के क्षेत्र में कई तरह के कार्य और व्यवसाय होने के कारण इस क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें चिन्हित करना सबसे बड़ी है। उन्हें सबसे बड़ी बात है कि उन्हें समझाना बहुत जरूरी, कानून बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असंगठित क्षेत्र में कानून बनाना होगा। इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम सुरक्षा व कल्याण के प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे। उनके कल्याण के लिए उनके हिसाब से हमें नियम बनाना होगा। उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो सुरक्षित रहेंगे। और उन्हें कार्य करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए कि कार्य कैसे करना है। अब देखो सरकार के यदि आवश्यकता महसूस हो तो वह विधियों व रोजगार के लिए विशेष कानून बनाए। सरकार को यदि आवश्यकता महसूस हो तो वह अविधि रोजगार के लिए क्या बनाए, कानून बनाए, जो रोजगार क्या करे, मजदूरों को रोजगार दे। जिससे क्या होगा, किसी भी नए कानून से वह प्रमुख अधिकार या सामाजिक सुरक्षा व छीन जाए, जिसकी व्यवस्था व्यापक कानून ने की है। इस व्यवस्था से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का भी सम्मान होना तथा कई तरह के कामों में लगे मजदूरों की विशेष जरूरत पूरी हो सकेगी। इससे क्या होगा, जो मजदूर हैं उनकी क्या होगी, सुरक्षा होगी। जो सामाजिक सुरक्षा है, जो नियमों में लिखा है, उससे क्या होगी, व्यापक कानून होगा। कानून के हिसाब से कार्य कराए जाएं, जिससे क्या होगा, वो सुरक्षित रहेंगे और अपने आप को वो आजाद समझेंगे। सीमांत और छोटे किसानों के लिए ऋण का बेहतर प्रबंध, सिंचाई परियोजनाओं का विकास,
हमें सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जिससे सिंचाई हो सके और फसल जोखिम पर सुरक्षा और तकनीक का विकास असंगठित क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकता है। जो वरदान है वो क्या हो सकता है साबित, और गैर कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर बनाना, सामूहिक विकास व केंद्रों की स्थापना, आधिकारिक कानूनों को सिकल व इंडिया से जोड़ना वो प्रभावी व उपाय हो सकते हैं। जिससे क्या होगा, इससे विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा सिकल मार्ग व कौशल पुस्तकालय और रोजगार मेलों के आयोजन को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। हमें रोजगार मेला हर क्षेत्र व जिले में लगाना चाहिए जिससे सभी को रोजगार मिल सके और सभी लोग काम कर सकें। असंगठित क्षेत्र में हमारे आबादी का एक बड़ा तबका आता है जिसके लिए करदाताओं व न्यूनतम मजदूरों व श्रमिक हितों का संरक्षण करने के लिए कानून को पुनः संचित करना होगा। साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि ये सभी नियमित और कानून संदावी न होकर व्यावसायिक रूप से अमल आए ताकि असंगठित कामगारों को जरूरी लाभ मिल सके। जो जरूरी लाभ है वो क्या हो सके, मिल सके। आगे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्राथमिक क्षेत्र है वह परिभाषित कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा तृतीयक क्षेत्र की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये क्या है, प्रश्न है। तो इसमें आगे जो उत्तर है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसे कृषि और असहयोगी सेवाओं व क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्रक प्रकृति संसाधनों का दोहन करके वस्तुओं का तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। यह क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, असंगठित होता है और यह पारंपरिक तकनीक का प्रयोजन करता है। कृषि व तकनीकों, मत्स्य पालन व खनन और पशुपालन ये संबंधित गतिविधियों से इस क्षेत्र में सम्मिलित है। जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें हम बताया था, जैसे हो गया पशुपालना और मछली पालना और कृषि करना, ये सभी क्या प्राथमिक क्षेत्र हैं। जैसे बहुत से विकसित देशों में इस क्षेत्र में अधिकांश लोग नियोजित हैं। क्या इन क्षेत्रों से क्या है, नियोजित है। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र, इससे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे विनिर्माण, क्योंकि इससे क्या किया जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु को लेकर इसका विनिर्माण किया जाता है, इस वस्तु का रूप से बदलकर उनकी उपयोगिता को बढ़ा देता है। जब हम उसको बदल देते हैं, जैसे गेहूं से आटा जब बना देते हैं तो क्या होता है, जो रूप होता है वो बदल जाता है और उसके दाम बढ़ जाते हैं। संगठित क्षेत्र के होते हैं और बेहतर तकनीकी का उपयोग करता है। विनिर्माण इकाइयां छोटे पैमाने की इकाइयां, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि इसमें सम्मिलित हैं। ये क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक के रूप में अतिरिक्त मजदूरों को रोजगार प्रदान करने असंकल्प रहा है। इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, मजदूरों को मजदूरी मिलती है और क्या होता है, विनिर्माण से सेवाओं से क्या होता है, देश विकसित होता है। ये क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के उपयोगों को प्रदान कर उनकी कार्यशीलता को सहज बना देता है। यह संगठित क्षेत्र होता है और ये बेहतर तकनीकी का उपयोग करता है। बैंकिंग व बीमा, व्यापार और संचार के सार्वजनिक क्षेत्र हैं। जैसे बैंकिंग हो गया और बीमा हो गया, जैसे डॉक्टर और विद्यालय, प्राइवेट संस्थाएं जितनी भी हैं वो क्या होती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। आगे देखो, आगे है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो असंगठित क्षेत्र है उनकी विवेचना करना है। जो देखो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं निम्न है। नंबर 1, बेहद कम आमदनी व असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है बल्कि कई बार ये जीवन स्तर के न्यूनतम निवाह के लायक भी नहीं है। इसके
अलावा अक्सर कृषि व क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है, जिससे क्षेत्र में न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है, बेहद कम आमदनी, जब कम आमदनी होती है तो क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं उनकी आय संगठित क्षेत्र की तुलना में क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। उन्हें कम वेतन दिया जाने लगता है क्योंकि आमदनी नहीं होती है, इसलिए मजदूरों को कम वेतन देते हैं और काम बराबर लेते हैं। इससे क्या होता है, मजदूरों का घाटा होता है। अब देखो, अस्थायी रोजगार, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी न होने के कारण रोजगार स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हितोत्साहित करता है। और रोजगार स्थिरता न होने के कारण इसमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है। जो कामगार होते हैं उन्हें अधिक खतरा होता है, श्रम कानून के तहत नहीं आते हैं। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्योगों में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून लागू नहीं होते हैं, इसलिए उनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती है। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत ही अधिक होते हैं। जितने भी शरीर से संबंधित रोग होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। खतरनाक उद्योगों में भी सुरक्षा नहीं, बाल श्रम बालिकाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक तथा यौन संरक्षण आम बात है। यह क्या है, खतरनाक जो उद्योगों में भी सुरक्षा नहीं, जो बाल श्रम है और महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, मानकों के न होने के कारण मसालों में चुनौती के रूप में इस क्षेत्र में जुड़ा है। माचिस के कारखाने में काम करने वाले, कांच उद्योगों में काम करने वाले, हीरा तरसने वाले, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले तथा अति सवाजिद बनाने वाले उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। वे खतरनाक और रसायनों तथा जहरीले धुएं आदि के संपर्क में आकर सांस संबंधी बीमारियां, दमा, आंखों में जलन तथा कैंसर आदि जैसी जानलेवा बीमारियां के शिकार बन जाते हैं। ये क्या होता है, जो श्रमिक हैं, जो बाल श्रमिक हैं, जो 18 वर्ष की कम उम्र में क्या करते हैं, श्रम करने लगते हैं, किसी समस्या के कारण उन्हें क्या किया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं सिखाई जाती है, जिससे क्या होता है उनके शरीर के लिए हानिकारक होता है और वो क्या होते हैं, धीरे इस बीमारियों से बीमार हो जाते हैं। देखो, बढ़ती हुई जटिल आर्थिक व सामाजिक समस्या जटिल है। सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन में ज्यादा व्यस्त व जीवन स्तर कई ज्यादा निम्न हो गया। आय और व्यय के बीच में असंगठित इनकी आर्थिक स्थिति के इस लायक नहीं छोड़ा ये बेहद जीवन जी सके, इसलिए सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती है, लेकिन कमाने के अनेक बाधाएं उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन आड़े आती है। तो इसमें क्या होता है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो समाज ने बनाया है, समस्या बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन में कई ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कई ज्यादा निम्न हो गया है। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति हैं इससे क्या है, व्यस्त बहुत है, उन्हें समय नहीं है, किसी से बात करने तक समय नहीं बचा है क्योंकि इतना काम में व्यस्त हो चुके हैं। अनेक क्या होती है, इसलिए सरकार समय समय पर क्या करती है, अनेक योजनाएं चलाती है जिससे सभी को रोजगार मिले। तो बच्चों, आज की जो क्लास थी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें हमने विस्तार उत्तरी जो प्रश्न थे वो हमने बताया। हमारे 5 प्रश्न थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो जो हमारा मिशन यूपी बोर्ड एग्जाम है, हमारा लक्ष्य सी चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।